अब हम चैप्टर नंबर 3 के यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी थ्योरी ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड ही है। और आज का टॉपिक मेरा क्या रहने वाला है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। बेटा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के रिगार्डिंग हमने पढ़ लिया। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मॉडर्न अप्रोच और आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों में डील करता है। डिफरेंसेस क्या होते हैं कि मॉडर्न अप्रोच ये बोलती है कि आपके कॉस्ट कर्व जो होते हैं वो एल शेप में होते हैं। किस में होते हैं? एल शेप। और ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलते हैं वो यू शेप में होते हैं। मैं दोनों के रीजन आपको 1 बाय 1 दूंगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने यू शेप्ड क्यों बोला और आपकी मॉडर्न अप्रोच ने एल शेप क्यों बोला, उसके पीछे रीजंस होते हैं। सर आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवलप कर्व भी बोलते हो आप, क्योंकि यहाँ पर एक एनवलप बनता है, उस एनवलप के अंदर आपकी सभी की सभी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व समा जाते हैं। जितनी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती हैं वो किसके अंदर होती हैं बेटा? आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के अंदर होती हैं। ठीक है ना। अब इसके रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है। देखो, it disputes the functional relationship between output and long run cost of the production। अब आप साफ सी बात है, लॉन्ग रन में आप क्या करने जा रहे हो बेटा? प्रोडक्शन करने जा रहे हो। अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आप इनपुट को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हो बेटा? आउटपुट में। अगर आउटपुट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। तो ये बोलता है, ये रिलेशनशिप सेट करता है आउटपुट यानी फिनिश्ड गुड्स और बेटा लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आप कहे होगे। लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। बेटा ये क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है वो लोवेस्ट पार्ट। ये बोलता है लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग एनी लेवल ऑफ, यानी किसी भी आउटपुट के लेवल पर आप इस कॉम्बिनेशन लेवल को अचीव कर सकते हो मिनिमम से मिनिमम एफर्ट्स करके, कम से कम मेहनत करके बेटा आप इजीली क्या कर सकते हो? इस कॉम्बिनेशन को, इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। उसके लिए ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। बेटा मैंने आपको बताया था शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें ऑलमोस्ट सभी फैक्टर फिक्स थे, और बेटा लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं। ये बात याद रखना। फिर बोलता है अगर आपकी लॉन्ग रन कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिक्लाइन चल रही है, वो क्या चल रही है? डिक्लाइन। It is tangent to the falling portion of the short run cost curve, and when long run cost curve is rising, it is tangent to the rising portion of कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। बोला जब लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व डिक्लाइन मोड में होगी, जब लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या होगी बेटा? डिक्लाइन मोड में होगी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के किसको बेटा? डिक्लाइन मोड को, उसके फॉलिंग मोड को। उसके कौन से मोड को बेटा? फॉलिंग। और जब आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व किस में होती है बेटा? आपकी इंक्रीजिंग मोड में होती है, तो उस केस में बेटा ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के किसको मोड को दिखाती है? ये इंक्रीजिंग मोड को। ठीक है ना। इट मींस प्रोपोर्शनेटली डायरेक्टली रिलेशनशिप सेट करने लग रहा हूं मैं इन दोनों का। अगर ये गिरेगी तो बेटा वो किसको दिखाती है? इसके भी डिक्लाइन मोड को। अगर ये उठेगी तो वो किसके पार्ट को दिखाती है? अपर मोड को, उसको दिखाती है। फिर क्या बोलता है आगे? द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा? प्लानिंग कर्व। प्लानिंग किसको लेके की जाती है? फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है मेरा? अनसर्टेन। तो अनसर्टेनिटी में मेरे को डील करनी है, मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, किस मैनर में प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको प्लान करनी पड़ेगी जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए और आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए और आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन हो सके। तो इसके लिए इसको प्लानिंग कर्व का नाम दिया है। एज इट हेल्प टू चूजिंग द एप्रोप्रिएट प्लांट। अब आपको ये देखना है आपके गिवन लेवल ऑफ आउटपुट में मेरा कौन सा प्लांट सबसे बेस्ट रहने वाला है। वो प्लांट जो आपने बोला है उसके अंदर क्या काम करते हैं? मशीनरीज। प्लांट के अंदर क्या काम करते हैं बेटा? मशीनरीज। और मशीनरी की हेल्प से क्या किया जाता है? प्रोडक्शन। तो आप ये देखते हो बेटा कि कौन सा प्लांट मेरे को उठाना चाहिए जो मेरे लिए प्रोडक्टिविटी मैनर में एप्रोप्रिएट रहने वाला है। ठीक है ना। वो देखता है। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इसको? एनवलप। लिफाफे के अंदर कोई भी चीज पैक कर दी जाती है बेटा, ये मेरा जो ये निकाला है मैंने, ये जो आपको दिखाया है मैंने, ये क्या है? एक लिफाफा। और इस लिफाफे के अंदर सारी की सारी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व क्या हो रही है बेटा? समाने लग रही हैं। दैट्स व्हाई मैं इसे क्या बोलता हूं बेटा? एनवलप का।
फिर बोलता है एज इट एनवलप और स्पोर्ट्स और फैमिली और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो से लेके बेटा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के सभी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ये अपने अंदर समा लेता है, इसलिए इसे क्या बोलते हो, एनवलप कर्व बोलते हो। ठीक है बेटा, ये तो बात थी अभी तक की। अब मैं बात करता हूं बेटा कि आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच ने इसको यू शेप क्यों बोला और मॉडर्न अप्रोच ने इसको एल शेप्ड क्यों बोला। अगर मैं बात करूं आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच तो आप क्या बोलोगे, यू शेप है। और अगर मैं मॉडर्न अप्रोच बोलूं तो बेटा आप क्या बोलोगे, एल शेप है। बेटा यू शेप क्यों होती है, ये बोलता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एनालिसिस, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एनालिसिस ये क्या होती है बेटा, एल शेप होती है। ट्रेडिशनल के बारे में बताता हूं बेटा, ट्रेडिशनल में क्या होता है बेटा, इनिशियली जब आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशंस बनाते हो तो फिक्स्ड फैक्टर का प्रॉपर मैनर में यूटिलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि वो लिमिटेड है और जो चीज आपके पास लिमिटेड एडिशन में होता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो स्टार्टिंग में बेटा आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो डाउन आएगी। फिर बेटा एक टाइम पीरियड के बाद आपको क्या होती है, ना तो इकोनॉमीज मिलती जिसको आप बचते बोलते, ना ही आपको डिस इकोनॉमीज होती। इट मींस ये वो सिचुएशन है ना कुछ आएगा एडिशनल ना ही कुछ जाएगा एडिशनल। यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है बेटा, कांस्टेंट। एक टाइम पीरियड के बाद आपकी लेबर आपके फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बिटवीन जो कोऑर्डिनेशन था वो टूट जाता है, पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से, और बेटा रिसोर्सेज की वेस्टेज की वजह से और रिसोर्सेज की प्रॉपर आपके यूटिलाइजेशन और बॉन्डिंग के टूटने की वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ड्यू टू डिस इकोनॉमीज। ये किस में आता है बेटा, यू शेप में। पहले आपको इकोनॉमीज हुई, कॉस्ट कम हुई, बाद में ना तो इकोनॉमीज ना ही डिस इकोनॉमीज, आफ्टर दैट डिस इकोनॉमीज। बेटा ये किस में आ जाता है, यू शेप में आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। फिर बेटा बोलता है ये मेरे को मॉडर्न अप्रोच कुछ आपको ये देखने को मिलता है बेटा। मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं कि कॉस्ट कर्व आपका कुछ ऐसे होता है। सर ये क्या कर दिया आपने, ये आपके मॉडर्न अप्रोच है। आपके इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि स्टार्टिंग में इनिशियली आपने क्या किया, लॉन्ग रन में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स को इतने बेस्ट मैनर में, अप्रोप्रिएट मैनर में डील किया कि आपकी कॉस्ट क्या हो गई बेटा, कम हो गई। कॉस्ट कम होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है बेटा, ना तो आपको बिजनेस में इकोनॉमीज होती है ना ही डिस इकोनॉमीज। लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूअसली आपका क्या रहता है, सर्टेन लेवल रहता है। ये बोलते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्यों बोला है, कॉस्ट को आप बढ़ने नहीं दोगे, उसको कांस्टेंट चला दोगे। उसको क्या चला दोगे बेटा, कांस्टेंट, ड्यू टू नो इकोनॉमीज और नो डिस इकोनॉमीज। ये होता है देखो, which implies that initially when the output is increased due to the increase in the size of the plant और पर यूनिट कॉस्ट ये क्या हो जाता है, गिर जाती है रैपिडली ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। ये हो गया बेटा। एक टाइम पीरियड के बाद बेटा क्या होता है, आप आउटपुट को कितना ही बढ़ा लेना, ना तो आप इकोनॉमीज बढ़ा पाओगे ना ही आप डिस इकोनॉमीज बना पाओगे। बेटा आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं बेटा, आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के रिगार्डिंग अगर आप पढ़ोगे, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलते हैं, ये क्या है, यू शेप, और आपकी मॉडर्न अप्रोच क्या बोलते हैं बेटा, एल शेप। दोनों के रीजन में आपको दे चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिज एंड डिस इकोनॉमिज के बारे में। सर इकोनॉमिज का मतलब क्या होता है, बचते, ठीक है ना। जब कभी भी आप अपने आउटपुट को इंक्रीज करने की तरफ जाते हो, आप अपनी टेक्नोलॉजी को जो अडेप्ट कर रहे हो वो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी होती हैं। आपने अपनी अंडरटेकिंग में स्किल्ड लेबर को अपॉइंट किया है, आपका मैनेजरियल डिपार्टमेंट धासु से भी ऊपर आउटस्टैंडिंग है, और आपका ईच एंड एवरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आउटस्टैंडिंग रही है। तो बेटा उसकी वजह से जब आप फेवरेबल मूवमेंट में आगे बढ़ते हो तो आपकी कॉस्टिंग पर यूनिट कॉस्ट, ऑल ओवर कॉस्ट सब डिक्रीज हो जाता है। बेटा उसे क्या बोलते हैं आप, इकोनॉमिज। डिस इकोनॉमिज में जो मैंने अभी आपको बातें बताई वो सब अपोजिट मैनर में डील करती हैं और वो आपके लिए हानियां होती हैं। डिस इकोनॉमिज का मतलब होता है बेटा हानियां, लॉसेस सफर करना ड्यू टू इनएफिशिएंसी। जब आप क्या नहीं कर पाते, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते बेटा, और प्रॉपर मैनर में मैनेजरियल वर्क नहीं कर पाते, और प्रॉपर मैनर में स्किल्ड लेबर से काम नहीं करवा पाते, तो उसकी वजह से आपको लॉसेज उठाने पड़ते हैं। अब इकोनॉमिज को मैं कितने भागों में बांटने वाला हूं, दो। एक होता है बेटा इंटरनल जो एक पार्टिकुलर फर्म से रिलेटेड है, और एक होता है बेटा एक्सटर्नल जिसमें वोल इंडस्ट्री को, वोल इंडस्ट्री का होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। जितने भी आपके सिमिलर प्रोडक्ट को बनाने वाली अंडरटेकिंग होगी उन सभी का मैंने क्या बना दिया, कॉम्बिनेशन। उनके सम टोटल को आप क्या बोलते हो, इंडस्ट्री। अगर मैं इंटरनल के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करूंगा, अगर मैं एक्सटर्नल के बारे में पढ़ाऊंगा तो बेटा मैं आपको ऑल ओवर सारी की सारी फर्मों के कॉम्बिनेशन, इट मींस इंडस्ट्री की बात करूंगा।
ठीक है ना। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा इंटरनल इकोनॉमीज के बारे में। बोलता है इंटरनल इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड विच अक्योर टू द फर्म व्हेन इट एक्सपेंड, जब बेटा वो अपने आउटपुट को अपने प्रोडक्शन को क्या कर दे, एक्सपेंड कर ले, उस टाइम पीरियड में जो देखने को मिलता है। सो दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वुड कम डाउन, बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो आपकी फर्म है, देखो बेटा मैंने बात की है यहाँ पे एक फर्म के बारे में, किसके बारे में, फर्म, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में कहां पढ़ाऊंगा आपको मैं, एक्सटर्नल में, ध्यान से सुनना, फर्म के बारे में कहां पढ़ाऊंगा, इंटरनल, और इंडस्ट्री के बारे में कहां पढ़ाऊंगा, एक्सटर्नल। तो बोलते हैं प्लेस फर्म इन बेटर पोजीशन टू compete इन द मार्केट इफेक्टिवली। अब इसके थ्रू बेटा आप मार्केट को इजीली क्या दे सकते हो, कंपटीशन, मार्केट को इजीली टारगेट कर सकते हो और आपके कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। उसके लिए सबसे बेस्ट और अप्रोप्रिएट मैनर होता है ये एक इंडिविजुअल फर्म के लिए। किसके लिए सर, इंडिविजुअल के लिए। अब मैं आपको कुछ इकोनॉमीज और उसके अपोजिट ऑटोमेटिकली अगर मैं नेगेटिव डील करूं तो डिस इकोनॉमीज हो जाएंगे, उनकी बात करता हूं। टेक्निकल इकोनॉमीज, बेटा मेरी अंडरटेकिंग, जो भी मेरी फर्म का नाम है, मेरी फर्म ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट मशीनरी को अडेप्ट किया, उसको अडेप्ट करने से बेटा मेरी पर यूनिट कॉस्ट, मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी, कम हो गई। वो कॉस्ट कम होगी बेटा, उसकी वजह से जो टेक्निकल आपको इकोनॉमीज देखने को मिलती है। अब आ जाओ दूसरी तरफ, बेटा जो भी आपने टेक्निक अडेप्ट कर रखे है वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी की वजह से ऑल ओवर कॉस्ट भी बढ़ गई, पर यूनिट कॉस्ट भी बढ़ गई। ये बेटा मेरे लिए अनफेवरेबल मोमेंट होता है, उसको क्या बोलते हो आप, डिस इकोनॉमीज। फिर बेटा बात करता है वो मैनेजरियल, बेटा आपका जो मैनेजरियल वर्क है, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क है, जो भी आपका पेपर वर्क है और जो भी आपका डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड काम है, वो किसको करना है, मैनेजरियल डिपार्टमेंट को। बेटा जो आपका मैनेजरियल डिपार्टमेंट होता है, अगर वो प्रॉपर मैनर में डिसीजन मेकिंग करता है और आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर मैनर में क्या करता है, एलोकेशंस करता है, तो उसके लिए बेटा ये क्या होता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है। उससे क्या हो जाएगी, कॉस्टिंग आपकी रिड्यूस हो जाएगी और आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिस इकोनॉमीज में बेटा उसके अपोजिट लिखना है। फिर बोलता है बेटा वो कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब होता है बेटा आपकी अनदर फर्मों के साथ क्या रिलेशन है। अगर अनदर फर्मों के साथ आपके बेटर रिलेशन है तो बेटा उस कोऑर्डिनेशन, उस बॉन्डिंग की वजह से आपको रिसोर्सेज इजीली मिल जाएंगे, राइट टाइम पर राइट प्लेस पर राइट रिसोर्सेज मिल जाए तो बेटा इससे पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कम हो जाती है और आपका प्रोडक्ट भी इजीली मार्केट में बिकने के लिए सक्सेसफुली तैयार होता है। तो बेटा इससे आपको जो बेनिफिट उठाने पड़ते हैं, डिस इकोनॉमीज में समझ गए होगे, आपके बेटर रिलेशन नहीं है। फिर क्या बोलता है बेटा फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इकोनॉमीज में बात करूंगा मैं आपके फाइनेंशियल सेक्टर के, इसको लेके बात करता हूं मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर आपका सब्जेक्ट है उसका पार्ट है बेटा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो बैंकिंग सेक्टर से मैंने पैसा बोरो किया, जो मैंने किसी भी पब्लिक के थ्रू मनी बोरो की, उसके ऊपर मेरे को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अगर बेटा मैं ज्यादा हैवी इंटरेस्ट पे कर देता हूं तो बेटा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इससे बेटा आपके रिसोर्सेज सस्ते हो जाएंगे या महंगे, आपके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भी किसका पार्ट होता है बेटा, आपकी ऑल ओवर कॉस्ट का। बेटा अगर ये बढ़ेगा तो ऑल ओवर कॉस्ट बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ेगी। बेटा इसकी वजह से क्या हो जाता है आपका, अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो डिस इकोनॉमीज है, और अगर बेटा ये आपको चीप सस्ती मिल जाए तो सस्ती मिलने की वजह से बेटा आपको इकोनॉमीज हो जाएंगी। फिर बोलता है ये रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज, बेटा आपका फ्यूचर अनसर्टेन है, आप जानते हो एक फर्म को रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ये क्या बोलता है, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप वहीं बैठे थे और वहीं हो, ठीक है ना। आप पता क्या बोलते हो, कल की डेट में जब कोई बंदा अचीवमेंट ले लेता है ना और कुछ नया करता है, आप क्या बोलते हो, अरे यार मेरे भी माइंड में सेम चल रहा था, मैं भी ये सोच रही थी, मैं भी ये सोच रहा था, बट यार इनिशिएटिव एक्शन नहीं ले पाई। तो बेटा उसकी वजह से आपके माइंड में जो था वो माइंड में ही रह गया, बट जिसने इंप्लीमेंट करवा दिया वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये बोलता है बेटा रिस्क बेयरिंग, अगर रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी और रिस्क बेयरिंग जो भी आपका वर्क था वो आपकी फेवर में चला गया, उससे कॉस्ट कम हो जाएगी इकोनॉमीज। बट बेटा अगर वो रिस्क आपके लिए रिस्क फैक्टर अपोजिट डील कर गया तो क्या हो जाएंगे, डिस इकोनॉमीज। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है जी। अब आ जाओ एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। ये मेरे को क्या बोलता है, ये वो इकोनॉमीज होती है बेटा जो ऑल ओवर सभी की सभी फर्मों के कॉम्बिनेशंस, जिसको आप इंडस्ट्री बोलते हो, उसको मिलती है। ए ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री, उनके रिगार्डिंग आपको ये देखने को मिलता है। These are such economies and diseconomies which occur to the firm as a result of expansion in the outer, तो क्या बोला बेटा मैंने, वॉल इंडस्ट्री,
फर्मों के ग्रुप को इंडस्ट्री बोलते हो एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट, ये क्या नहीं होते बेटा, डिपेंडेंट नहीं होती ऑन द आउटपुट लेवल ऑफ इंडिविजुअल। बेटा इंडस्ट्री कभी भी एक इंडिविजुअल फर्म के आउटपुट लेवल पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इंडिविजुअल फर्म इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं, ना कि इंडस्ट्री इंडिविजुअल फर्म का पार्ट होती है। इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट यूनिट है वो इंडस्ट्री है और फर्में उसके ऊपर क्या होती हैं, डिपेंडेंट। तो कभी भी इंडस्ट्री रिपोर्टिंग किसको नहीं करेगी, फर्म को। इनफैक्ट फर्म किसको रिपोर्टिंग करने वाली है, इंडस्ट्री को। दीज आर अवेलेबल ऑफ वन और द मोर ऑफ द फर्म। बेटा ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक या एक से ज्यादा फर्मों का। अब इसके बारे में सुन लो। पहले क्या बोला, आपको कब मिलेगी, आपको यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, चीप रॉ मटेरियल। अगर बेटा आपको कैपिटल इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी सस्ते मिल जाए, वो बेटर क्वालिटी है बट आपको कम प्राइस पर मिल गया ड्यू टू डिस्काउंटिंग फैक्टर या अनदर कोई रीजन, या बेटा आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया ब्रांडेड वाला, तो बेटा इससे कॉस्ट बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो बेटा इसे क्या बोलोगे, इकोनॉमिक्स। और डिस इकोनॉमिक्स में समझ गए होगे बेटा इसके अपोजिट। फिर क्या बोलता है, टेक्निकल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजिकल। बेटा आप लगातार एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो, आपका एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया इनोवेशंस की वजह से, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्सपेरिमेंट और क्या करना, आविष्कार करना, वो आपने कर दिया बेटा, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम। फ्यूचर में आपको लगता है कि ये नई टेक्नोलॉजी आपके ऑल ओवर कॉस्ट को कम कर देगी, तो बेटा इसकी वजह से भी क्या हो जाती है, आपकी कॉस्ट गिर जाती है, इकोनॉमीज होती है आपको। फिर होता है डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्ड लेबर। बेटा आप उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, जो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा, आप लगातार उन्हें ट्रेनिंग दोगे तो बेटा उनकी क्या होगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, वो बेटा बेटर मैनर में डील कर पाएंगे, वो रॉ मटेरियल की वेस्टेज को रिड्यूस कर पाएंगे और अपनी एफिशिएंसी पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको क्या होती है, इकोनॉमीज। एक होता है बेटा ग्रोथ ऑफ द, क्या बोलता है, एक्सटेंडेड इंडस्ट्रीज। इसका मतलब होता है बेटा सर्विस इंडस्ट्रीज। इसका मतलब कहता है आपकी सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री, जो जनरली क्या करती हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है ना, हेल्प, इसका मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स। बेटा अगर आपकी सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, तो बेटा इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है, फ्यूचर में आपको सब कुछ टाइम पर अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस क्या नहीं करता, किसी तरह से रुकावट नहीं आती और आपका रिदम के साथ बिजनेस चलता रहता है। फिर होता है बेटा बेस्ट, अगर आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर और मार्केटिंग सेक्टर, मार्केटिंग फैसिलिटी का मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने का काम कर रहा है, जो इजीली बढ़ा देता है। और बेटा ट्रांसपोर्ट सेक्टर इजीली एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल ले आता है और आपके तैयार माल को पहुंचा देता है। अगर ये टाइम टू टाइम होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, इकोनॉमीज होती हैं। और एक होता है बेटा इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा इंडस्ट्रीज जहां पे होते हैं ना, सभी की सभी फर्में वहीं पर आपकी होती हैं, सभी फर्मों को एक तो आप अलग अलग सूचनाएं दो और एक टाइम पीरियड में सभी को इक्विवेलेंट मैनर में क्या कर सको, इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सको। अगर एक टाइम पीरियड में स्मूथली आप सभी की सभी उनको इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दोगे, उससे क्या हो जाएगी बेटा, आपकी कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाएगी। इसकी आपको क्या होते हैं, इंफॉर्मेटिव, आपको क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स देखने को मिलती है। इसके अपोजिट अगर आप कोई भी पॉइंट डालो तो बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस इकोनॉमिक्स को, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 की यूनिट नंबर 2 जो क्या थी, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कल हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रेड साइकिल्स के बारे में। कल हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेड साइकिल, और होप सो कल की वीडियो में हम उसे कंप्लीट भी कर सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।